नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने ग्रेन साइज स्ट्रेंथनिंग या हॉल पिच स्ट्रेंथनिंग के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती है और डिसलोकेशन मॉडल्स क्या होते हैं। मैं जब ग्रेन बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जब ग्रेन बाउंड्रीज की बात करता हूँ तो हमने पढ़ा था कि लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज होती है जब एंगल ऑफ मिस ओरिएंटेशन और एंगल ऑफ मिस अलाइनमेंट लेस देन 15 डिग्री है। अगर बड़ा है 15 डिग्री से तो हम उसको एंगल ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। अभी हम कुछ डिसलोकेशन मॉडल्स देखेंगे जो कि हम लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज के लिए देखेंगे, यानी जो एंगल ऑफ मिस अलाइनमेंट है वो लेस देन 15 डिग्री है। तो ये जो दो बाउंड्रीज है मैं इनको इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ, एक प्योर टिल्ट और प्योर ट्विस्ट। तो प्योर टिल्ट बाउंड्री क्या होती है, तो मान लेते कि मेरे पास कुछ इस तरह से ग्रेन है, उसका ओरिएंटेशन इस तरह से, और इस प्लेन को मैं मान लेता हूँ ये मेरा बाउंड्री प्लेन है। और इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा कि दूसरा ग्रेन है ये कुछ इस तरह से टिल्टेड है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस बाउंड्री प्लेन के हिसाब से ये दोनों ग्रेन इस तरह से टिल्टेड है। इस टाइप का बाउंड्रीज को मैं कहता हूँ प्योर टिल्ट। मैं कुछ इस तरह से भी कंसिडर कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ इस तरह से एक ग्रेन है और दूसरा ग्रेन कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों के बीच में जो प्लेन बनेगा, जो बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री को मैं कहता हूँ प्योर ट्विस्ट। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, प्योर ट्विस्ट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर ये क्रिस्टल इस तरह से निकाल रहा हूँ और दूसरा क्रिस्टल मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के ऊपर है। तो ये जो बाउंड्री बनेगी यहाँ पे, ये मेरी बाउंड्री प्योर ट्विस्ट कहलाएगी और यहाँ पे ये प्योर टिल्ट है। तो प्योर टिल्ट बाउंड्रीज कुछ इस तरह से डिफाइन की जाती है। जब मैं डिसलोकेशन मॉडल्स की बात करूँगा तो ये स्टैकिंग ऑफ प्योर एज डिसलोकेशंस इस तरह से मैं बात करूँगा। और प्योर ट्विस्ट में मैं कंसिडर करता हूँ स्क्रीव डिसलोकेशंस के द्वारा। ये जो बाउंड्री है मैं उसको स्क्रीव डिसलोकेशंस के द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अभी टिल्ट बाउंड्रीज कंसिडर करूँगा डिसलोकेशन मॉडल के लिए। तो ये मॉडल है सिमेट्रिक टिल्ट लो एंगल ग्रेन बाउंड्री के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये ग्रेन है और यहाँ पे बीच में एक बाउंड्री है। बाउंड्री यानी यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा, पर यहाँ पे हमने इस बाउंड्री को रिप्रेजेंट किया है डिसलोकेशंस के द्वारा। मैं कंसिडर कर सकता हूँ, जब मैं ओरिएंटेशन चेंज मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रेन है, यहाँ पे दूसरा ग्रेन है, और ये जो बाउंड्री है यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा हाफ प्लेन से इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो मैं एक स्टैकिंग ऑफ पॉजिटिव एज डिसलोकेशंस या एज डिसलोकेशन का स्टैकिंग इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ। ये मेरा ग्रेन 1 हो गया, ये ग्रेन 2 हो गया, और इनके बीच का जो एंगल ऑफ मिस ओरिएंटेशन है ये थीटा है। ये मान लेते मेरा बर्जेस वेक्टर है कुछ इस तरह से। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अगर इस मिस ओरिएंटेशन को मुझे डिफाइन करना है इस प्लेन के द्वारा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस अगर मुझे डिसलोकेशन का पता है d, तो मैं ये मिस ओरिएंटेशन एंगल को डिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 sin θ/2। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो सिमेट्रिक टिल्ट है, इसलिए मैं θ/2 कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा मेरे ग्रेन बाउंड्री के हिसाब से। ये मेरा ग्रेन बाउंड्री प्लेन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से ग्रेन बाउंड्री प्लेन होगा। तो मैं इसलिए 2 sin θ/2 कंसिडर करूँगा और ये आ जाएगा मेरा b/d। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो 2 sin θ/2 मिलेगा आपको b/d। अभी हम देखेंगे कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो लो एंगल है, तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि sin θ/2 इज इक्वल टू θ/2, और आपको ये आइडेंटिटी आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू b/d। ये पॉसिबल कब है, जब मेरा बर्जेस वेक्टर, हम देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्टेंस है मेरे बर्जेस वेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू डिसलोकेशंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू डिसलोकेशंस। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक थीटा यानी एक मिस ओरिएंटेशन एंगल को डिफाइन कर पा रहा हूँ दो चीज़ों से, एक मेरा बर्जेस वेक्टर ऑफ मटेरियल और एक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू डिसलोकेशंस।
तो अभी अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे इस प्लॉट में दिखा है कि मेरा टिल्ट एंगल और डी स्पेसिंग इस तरह से प्लॉट करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी से। तो अगर मेरा डी बढ़ रहा है तो थीटा घटेगा। यह कॉन्वर्सली ट्रू है, जैसे थीटा बढ़ेगा तो डी घटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे थीटा घट रहा है, डी स्पेसिंग यहाँ पे मेरी बढ़ रही है। या अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ये जो डिसलोकेशंस है, इनका डिस्टेंस अगर मैं कम करते ला रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि टिल्ट एंगल इनके बीच में जो है वो बढ़ेगा, कुछ इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं डिस्टेंस अगर घटा रहा हूँ तो यहाँ पे ये टिल्ट एंगल कुछ इस तरह से बढ़ेगा। तो मैं एक मिस ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकता हूँ ग्रेन बाउंड्री के द्वारा। जैसे मेरी सिमेट्रिक टिल्ट ग्रेन बाउंड्री है, तो मैं इस सिमेट्रिक टिल्ट ग्रेन बाउंड्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे डिक्रीज होगा, और हम देख पा रहे होंगे कि ये जो डिसलोकेशंस है हम उसको कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं कर सकते इनका डिस्टेंस, क्योंकि जब ये डिसलोकेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम नेचर के डिसलोकेशन है। तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही यहाँ पे हम देख पाएंगे कि एक दूसरा स्लिप प्लेन यानी अपर स्लिप प्लेन तक ही हम उसको ले आ पाएंगे। तो ये जब डिस्टेंस में कम करते जाऊंगा तो वहाँ पे डिसलोकेशंस के कोर ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मॉडल मेरे हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसलोकेशन कोर्स ओवरलैप होना शुरू होंगे। तो इसलिए हम इसको लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज तक ही सीमित रखते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन मॉडल है इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो लो एंगल ग्रेन बाउंड्री है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा है कि थीटा ये इक्वल टू बी अपॉन डी है, तो डी मैं कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं कर सकता हूँ, तो थीटा की एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, और इसके वैल्यू की वजह से ये हम डी को घटा नहीं सकते, इसलिए हम लो एंगल ग्रेन बाउंड्री और हाई एंगल ग्रेन बाउंड्री में डिफरेंस कर सकते हैं। ये थीटा की एक वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं। ये 15 डिग्रीज आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि वहाँ तक 15 डिग्रीज तक ये डी वैल्यू हम घटा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जब मैं एंगल ऑफ मिस ओरिएंटेशन प्लॉट कर रहा हूँ और ग्रेन बाउंड्री एनर्जीज प्लॉट कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ मिस ओरिएंटेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रेन बाउंड्री एनर्जी भी बढ़ रही है, पर एक समय तक वो लीनियर है, वो क्लोज टू 15 डिग्रीज तक लीनियर रहती है, उसके बाद वो चेंज हो रही है। और ये मेरी सारी हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज हैं। तो ये मेरी लो एंगल ग्रेन बाउंड्री हो गई और ये सारी हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे कुछ स्पेशल बाउंड्रीज है, और स्पेशल बाउंड्रीज को यानी जैसे ट्विन बाउंड्री है, तो यहाँ पे उनकी एनर्जीज थोड़ी कम होती है क्योंकि वो स्पेशल बाउंड्रीज है। यहाँ पे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कोहेरेंट हो जाते हैं उनके ओरिएंटेशन की वजह से, इसलिए ग्रेन बाउंड्री जो होती है कोहेरेंट हो सकती है और उसकी एनर्जी कम रहती है। उनको हम स्पेशल बाउंड्रीज कहते हैं, जैसे कि ट्विन। इस कोर्स में हम ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो ये जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो मेरे पास लो एंगल ग्रेन बाउंड्री है और हाई एंगल ग्रेन बाउंड्री है। तो अगर मैं स्कीमेटिकली प्लॉट करूँ गामा, जैसे मेरे ग्रेन बाउंड्री एनर्जी है मिली जूल्स पर मीटर स्क्वायर, और थीटा जो मिस ओरिएंटेशन एंगल है उसके द्वारा, तो मुझे कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा, और ये होगी मेरी लो एंगल ग्रेन बाउंड्री। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेन बाउंड्री एनर्जी जो है वो लीनियरली इंक्रीज होती है, और यहाँ पे जो हाई एंगल ग्रेन बाउंड्री है यहाँ की एनर्जी मोर और लेस कांस्टेंट हो जाएगी, और कुछ स्पेशल बाउंड्रीज के लिए ये घटती है, बट मेजॉरिटी ऑफ हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज के लिए ये इस तरह से कांस्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो गामा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, यानी एंगल ऑफ मिस ओरिएंटेशन, यहाँ पे लीनियर रिलेशन मिल रहा है। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई एंगल ग्रेन बाउंड्री जो है उसकी एनर्जी एक सैचुरेशन वैल्यू तक आएगी, और वो वैल्यू है गामा एसवी। ये जो मेरी सरफेस एनर्जी है उसके हिसाब से आ जाएगी। तो ये गामा एसवी मेरी सरफेस एनर्जी, उसका 1/3 हम लेंगे तो ये मेरी ग्रेन बाउंड्री एनर्जी हो जाएगी। तो एक टिपिकल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज।
अगर मैं टिल्ट बाउंड्री की बात करूँगा, जब मैंने टिल्ट बाउंड्रीज़ की बात की थी यहाँ पे, तो टिल्ट बाउंड्रीज़ में मैंने एज डिसलोकेशंस का कंसिडरेशन किया था। ये सिमेट्रिक टिल्ट बाउंड्रीज़ थी। यहाँ पे हम अगर ट्विस्ट बाउंड्री की बात करेंगे, तो ये जो मॉडल है ट्विस्ट बाउंड्रीज़ का, ये स्क्रू डिसलोकेशंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप कुछ और टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह से मॉडल डिफाइन होता है, और ये जो ग्रेन बाउंड्री एनर्जी है इस मॉडल के द्वारा किस तरह एक्सप्लेन की जा सकती है। अभी जब मैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करता हूँ और ग्रेन बाउंड्रीज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम दो टाइप के डिसलोकेशंस देखेंगे, एक स्टैटिस्टिकली स्टोर्ड डिसलोकेशंस और एक ज्योमेट्रिकली नेसेसरी डिसलोकेशंस। ये दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है जब मैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स को डिफॉर्म करता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ 3 ग्रेन्स इस तरह से एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में, और मैं इन ग्रेन्स को यहाँ पे डिफॉर्म करता हूँ, यानी इस तरह से कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये 3 ग्रेन्स यहाँ पे डिफॉर्म होंगे। तो डिफॉर्म किस तरह से होंगे, हमने देखा था सिंगल क्रिस्टल में जो ग्रेन जिस पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्मिथ फैक्टर रीच करेगा इस टेंसाइल एक्सिस के वजह से, वो हम देखेंगे वो ग्रेन पहले डिफॉर्म होना शुरू करेगा। अगर हम देखेंगे कि 3 ग्रेन इंडिविजुअली डिफॉर्म करना चालू करे तो किस तरह से डिफॉर्मेशन होगा। तो जब हम डिफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे पहले डिसलोकेशंस जनरेट होंगे, और ये डिसलोकेशंस मूव होके यहाँ पे ग्रेन जो है वो डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्म होगा कुछ इस तरह से। मान लेते ये ग्रेन जिस पे हाईएस्ट स्मिथ फैक्टर था ये पहले डिफॉर्म होना चालू किया, फिर ये इंडिपेंडेंटली डिफॉर्म हो रहे हैं। ये केस तब है जब यहाँ पे ये तीनों ग्रेन्स इंडिपेंडेंटली डिफॉर्म हो रहे हैं। तो आपके पास डिसलोकेशंस तो मिलेंगे इन 3 ग्रेन में, और यहाँ पे ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो कुछ इस तरह से ओवरलैप होगी, या यहाँ पे कुछ वॉइड्स तैयार होंगे। तो डिफॉर्मेशन अगर स्मिथ लॉ के अकॉर्डिंग है और ये तीनों ग्रेन्स इंडिपेंडेंट है डिफॉर्मेशन के लिए, तब हमें ओवरलैप्स और वॉइड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये ओवरलैप्स है और ये जो है ये वॉइड्स है। पर हम जब देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का डिफॉर्मेशन, यानी एटलीस्ट हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक जब जाते हैं तब हमें कोई वॉइड्स या ओवरलैप्स नहीं मिलते हैं। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों ग्रेन्स यानी इनकी बाउंड्रीज इंटैक्ट रहती है, यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन यहाँ पे अकोमोडेट हो जाता है शेप चेंज के द्वारा। तो अगर इस तरह से डिफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, हमें ओवरलैप्स और वॉइड्स नहीं मिल रहे हैं, और हमें एक्चुअली इस तरह से डिफॉर्मेशन मिलता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ अकोमोडेट हो जाते हैं शेप चेंज के द्वारा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रीजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ पे ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ पे स्ट्रेन अकोमोडेट होता है, और वो जो अकोमोडेट होता है वो हम देखेंगे किस तरह से अकोमोडेट होता है। ये जो डिसलोकेशंस है जो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, इनको मैं कहता हूँ स्टैटिस्टिकली स्टोर्ड डिसलोकेशंस। ये जनरली फॉर्म होते हैं मेरे डिफॉर्मेशन के दौरान। और हमने बात की थी जब ये स्ट्रेन अकोमोडेशन की यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेन अकोमोडेशन होता है ये हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूटी चाहिए हमें, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी हम मान के चलते हैं, यहाँ पे कुछ डिसलोकेशन जनरेट होते हैं जो कि ये ज्योमेट्रिकली कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन करते हैं। इस डिसलोकेशंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली नेसेसरी डिसलोकेशंस। ये डिसलोकेशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कॉम्पेटिबिलिटी मेंटेन करते हैं दो ग्रेन के बीच में, और ये करेक्ट करते हैं मेरे ओवरलैप्स और वॉइड्स को। ये मैंने सिंपलिस्टिक वे से आपको एक्सप्लेन किए ज्योमेट्रिकली नेसेसरी डिसलोकेशन और स्टैटिस्टिकली स्टोर्ड डिसलोकेशंस। जब मैं डिसलोकेशन डेंसिटी की बात करता हूँ तब मैं टोटल डिसलोकेशन डेंसिटी की जब बात करूँगा तो मैं एक्चुअली ये दो चीज़ें बोल रहा हूँ कि उसमें स्टैटिस्टिकली स्टोर्ड डिसलोकेशंस है और ज्योमेट्रिकली नेसेसरी डिसलोकेशंस हैं, जब मेरा मटेरियल यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो रहा है और ग्रेन्स में ज्योमेट्रिकल कॉम्पेटिबिलिटी है। तो इस पार्ट में हमने दो मॉडल्स देखे ग्रेन बाउंड्रीज के, एक टिल्ट बाउंड्री के लिए लो एंगल टिल्ट बाउंड्री, वो की सिमेट्रिक टिल्ट बाउंड्री थी जो कि हमने प्योर एज डिसलोकेशंस के हिसाब से देखा है, और एक बाउंड्री मैंने आपको डिफाइन करने के लिए बोली है जो कि ट्विस्ट बाउंड्री है, जो प्योर स्क्रू के द्वारा मॉडल की जाती है। आपको और एक एक्सरसाइज हम देते हैं कि मिक्स्ड बाउंड्री अगर मुझे, या मिक्स्ड ग्रेन बाउंड्री या मिक्स डिसलोकेशंस के साथ मुझे अगर कुछ बाउंड्री डिफाइन करनी है तो कौन सी ग्रेन बाउंड्री तैयार होगी। अभी के लिए यहाँ पे ही रुकता हूँ। धन्यवाद।